गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। भौतिक भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे महासागरीय नितल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पृथ्वी के लगभग 71% धरातलीय क्षेत्रफल पर जल या महासागरों का विस्तार है। ये महासागर जो हैं विविध प्रकार के संसाधनों के भंडार हैं, जिनमें जैविक और अजैविक संसाधन जो हैं वो पाए जाते हैं और इनका मानव जो है वर्तमान में बहुत अधिक उपयोग कर रहा है। पृथ्वी के ऊपर हम देखें तो जो हमारा जलीय क्षेत्र जो है, इसको हम जलमंडल के नाम से जानते हैं। और ये जलमंडल जो है, ये उत्तरी गोलार्ध में हम देखें तो इसकी मात्रा कम और दक्षिणी गोलार्ध में जल का विस्तार अधिक होता है। पृथ्वी को या ये जो महासागर हैं, इसको हम अलग अलग महासागरों के अंदर, जैसे प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर, आर्कटिक महासागर के अंदर विभाजित करते हैं। इसके अलावा कुछ सागर होते हैं जिनको हम सीमांत सागर कहते हैं। सीमांत सागर यानी वे सागर जो महाद्वीप और या महाद्वीपों की सीमा पर या महाद्वीपों और उनके समीपस्थ द्वीप के मध्य जो सागर होता है, उसको हम सीमांत या मार्जिनल सीज के नाम से जानते हैं। जैसे उत्तरी सागर है, सेंट लॉरेंस की खाड़ी है, आयरिश सागर, बेरिंग सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर इत्यादि। इसी तरह से कुछ सागर जो हैं वो कवर्ड है, स्थलीय भाग से अधिकांश भाग जो है उनका घिरा हुआ है। जैसे इनको हम लघु परावृत सागर कहते हैं। इन्हें अंतरा महाद्वीपीय सागर भी कहा जाता है, जैसे बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी, लाल सागर, फारस की खाड़ी। इसी तरह से कुछ बड़े परावर्त सागर हैं जिनको खासकर अंतर महाद्वीपीय सागर के नाम से जाना जाता है। ये सागर कई महाद्वीपों के मध्य भाग में स्थित होते हैं। इसके साथ ही खासकर विश्व के अंदर इस प्रकार के जो सागर हैं, ये मध्य कैरिबियन सागर, मैक्सिको की खाड़ी जो है, इसके जो है वो मुख्य उदाहरण हैं। अब बात हम करें महासागरीय तली या नितल का। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जिस प्रकार से पृथ्वी के ऊपरी भाग के ऊपर विविधताएं पाई जाती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, इसी प्रकार से सागरीय नितल जो है उनमें भी विविध प्रकार की जो आकृतियां जो हैं वो पाई जाती हैं। क्षेत्रफल, उच्चावच, खनिज और शक्ति के भंडार की दृष्टि से हम देखें तो महाद्वीपों की तुलना में महासागरीय नितल जो है वो बहुत ही रिच और महत्वपूर्ण हैं। महासागरीय तलों के स्थल रूपों में जितनी विविधता, गहराइयाँ, औसत ऊंचाइयाँ, लंबे और गहरे जो फ्रैक्चर्स या विभंग मौजूद हैं, उतने उच्चावच जो हैं वो महाद्वीपों पर नहीं पाए जाते हैं। जैसे हम बात करें, महाद्वीपों पर अधिकतम ऊंचाई है माउंट एवरेस्ट की, जो 8,848 मीटर मानी गई है। लेकिन महासागरों में अधिकतम गहराई हम देखें तो मैरियाना ट्रेंच, जिसकी लगभग 11,034 मीटर के करीब गहराई है। इसी तरह से महाद्वीपों की औसत ऊंचाई हम देखें तो 840 मीटर है, जबकि महासागरों की औसत गहराई देखें तो लगभग 3,808 मीटर के करीब है। इसी तरह से महाद्वीपों पर सबसे लंबी जो पर्वत श्रृंखला है, जिसको हम आल्प्स हिमालय श्रेणी के नाम से जानते हैं, ये लगभग 10,000 किलोमीटर लंबी है। जबकि महासागरों में स्थित जो मध्य महासागरीय कटक जो हैं, ये पर्वतनुमा आकृतियां होती हैं, इनकी लंबाई लगभग 40,000 किलोमीटर के करीब होती है। इसी प्रकार से महाद्वीपों पर जिस प्रकार से पर्वत श्रेणियाँ, पहाड़ियाँ, कटक, पठार, ढाल, घाटियाँ, द्रोणियाँ, कंदराएं आदि आकृतियाँ पाई जाती हैं, उसी प्रकार से महासागरों की तली में भी पर्वत, कटक, ज्वालामुखी शिखर, उभार, पठार, ढाल, द्रोणियाँ, खाइयाँ और कंदराएं, इसके अलावा विस्तृत मैदान, पठार आदि आकृतियाँ पाई जाती हैं। महाद्वीपीय धरातल की भांति महासागरों की तली में भी ज्वालामुखी के विस्फोट और भूकंप की जो घटनाएं जो हैं वो होती हैं, और जिसके कारण महासागरीय नितल में भी निरंतर परिवर्तन आता रहता है। तो महासागरीय नितल का अध्ययन जो है, हम सोनार जो है, या हम कहें ध्वनि गंभीरता मापी यंत्र जो है, इसके द्वारा कर उसका मानचित्रण किया जाता है। इसके अलावा इसके जो रिलीफ फीचर्स हैं, इनको हिप्सोग्राफिक या हिप्सोमेट्रिक कर्व जो है इनका निर्माण करके भी समुद्री नितल का हम अध्ययन करते हैं। कोसिना नामक जो विद्वान है, इन्होंने महासागर की गहराई जो गहराई कटिबंध है, इनका साथ ही जो हिप्सोमेट्रिक कर्व जो है, ये बनाकर इनका अध्ययन किया।
सामान्यतः महासागरीय नितल को हम की बात करें तो इसको मुख्यतः 4 वर्गों में विभाजित किया गया है, जैसे महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल, महाद्वीपीय उत्थान, महासागरीय गहरे नितल मैदान। इसके अलावा एक 5वां मुख्य विभाग जिसमें अन्य छोटी छोटी जो स्थलाकृतियाँ शामिल हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गुआट, खाइयाँ, कैनियन, गर्त, विभाग, द्वीप, प्रवाल भित्तियाँ, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि। इन सभी संरचनाओं का निर्माण जो है ये टेक्टोनिक प्रोसेस के द्वारा या विवर्तनिक क्रियाओं, साथ ही ज्वालामुखी अपरदनकारी और निक्षेपणकारी प्रक्रियाओं के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अभी उपरोक्त जिन हमने आकृतियों की बात की थी, इन महासागरीय आकृतियों को मुख्यतः 2 वर्गों में हम विभाजित कर सकते हैं। जो सबसे पहला है महाद्वीपीय किनारे। जो महाद्वीपीय किनारे खासकर जो महाद्वीपों के समीप हैं, इसके अंतर्गत हम महाद्वीपीय निमग्न तट, महाद्वीपीय ढाल और महाद्वीपीय उत्थान जो है उसको शामिल करते हैं। और दूसरा क्षेत्र जो है उसको हम महाद्वीपीय बेसिन के नाम से जानते हैं। इसके अंतर्गत महासागरीय जो गहरे नितल मैदान, अन्य प्रमुख जैसे लक्षण वाले जो फीचर्स हैं, जैसे कटक, पहाड़ी, समुद्री पर्वत, गियो, खाइयाँ, कैनियन, गर्त, विभंग क्षेत्र, द्वीप, प्रवाल वलय, भित्तियाँ, जलमग्न ज्वालामुखी पर्वत आदि, इनको इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं। तो यानी महाद्वीप के समीप का हिस्सा जो है इसको हम कॉन्टिनेंटल मार्जिन या महाद्वीपीय किनारे के नाम से जानते हैं। और इसके जो मध्य वाला क्षेत्र जो है उसको हम किस नाम से जानते हैं? ओशन बेसिन या महासागरीय बेसिन के नाम से हम जानते हैं। तो आज हम अध्ययन करेंगे महाद्वीपीय जो किनारे जो हैं इनका। महाद्वीपीय किनारों की जैसे कि अभी हमने बात की थी, इसको मोटे तौर पर 3 भागों में बांटा गया है। इसके अंतर्गत हम महाद्वीपीय निमग्न तट और ढाल और महाद्वीपीय उभार को हम शामिल करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं महाद्वीपीय निमग्न तट की। महाद्वीपीय निमग्न तट जो है ये तट के समीप का क्षेत्र है। खासकर ज़्यादा गहरा नहीं होता, इसलिए इसको समीपवर्ती उथले भाग के नाम से हम जानते हैं। यह उथला होने के कारण यहाँ पर मुख्यतः स्थलीय निक्षेप जो है उनका जमाव होता है। ढाल जो है इसका लगभग 1 से 3 डिग्री तक, और गहराई हम देखें तो औसतन 150 से 200 मीटर तक इसकी गहराई होती है। साथ ही इसकी सीमाएं भी स्पष्ट होती हैं और इसको हम सरलता से आसानी से पहचान सकते हैं। इसके साथ ही इसकी औसत चौड़ाई जो है वो लगभग 70 किलोमीटर के करीब मानी गई है, लेकिन अलग अलग क्षेत्र के अंदर इसकी चौड़ाई जो है वो अलग अलग होती है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत का जो पूर्वी तट है उसकी चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है, जो पश्चिमी तट की चौड़ाई की लगभग 1/3 है। तो जिस प्रकार के ढाल होते हैं, भूभाग होता है, उसी प्रकार से इनकी चौड़ाई या उतनी ही चौड़ाई होती है। सामान्यतः पर्वतीय कटकों से युक्त ये जो तटवर्ती क्षेत्र जो हैं यहाँ, और जहाँ पर्वतीय कटक जो होते हैं अधिक होते हैं वहाँ पर, और जो सागरीय गर्त होते हैं वहाँ पर इनकी चौड़ाई जो कम पाई जाती है। इसका विस्तार हम देखें तो सागरीय भाग के कुल लगभग 8.6% क्षेत्रफल के ऊपर इसका विस्तार है। ये जो मग्न तट जो हैं इनकी चौड़ाई में बहुत अधिक, अभी हमने बात की, विविधता पाई जाती है, और कहीं कहीं पर ये अनुपस्थित भी होते हैं, और कहीं खासकर देखें जहाँ हिमानीकृत क्षेत्र जो होते हैं या जो बड़ी नदियों के मुहानों के जो तट होते हैं वहाँ पर ये उनकी चौड़ाई अधिक होती है। और खासकर इसके अलावा जो पर्वतीय क्षेत्र है, मान लीजिए कोस्टल एरियाज़ पर, वहाँ पर ये सकरे होते हैं। तो अब बात करें हम इनकी उपयोगिता की। उपयोग हम देखें तो इनके ऊपर अवसादों का निक्षेप होता है, तो जिसके कारण बालू और बजरी के विशाल भंडार मौजूद हैं। साथ ही हमारे विश्व का 1/4 पेट्रोलियम और जो प्राकृतिक गैस जो है वो इन्हीं से प्राप्त होती है। और साथ ही जितने हमारे फिशिंग ग्राउंड हैं, जैसे खासकर डागर बैंक है, जॉर्जेस बैंक जो है, वो महाद्वीपीय निमग्न तट के ऊपर अवस्थित हैं। तो जो सबसे पहला हमारा कॉन्टिनेंटल मार्जिन जो था वो था महाद्वीपीय तट। दूसरा जो है वो है महाद्वीपीय ढाल। महाद्वीपीय ढाल जो हैं ये खासकर महाद्वीपों की हम अंतिम इसको जलमग्न सीमा के रूप में मानते हैं।
इनका ढाल लगभग 2 से 5 डिग्री तक यानी अधिक होता है। इसको हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि खड़े ढाल वाली ये संरचनाएं होती हैं। इसके अलावा ये महाद्वीपीय निमग्न तट और महासागरीय मैदान को जोड़ते हैं। एक तरह से हम कहीं इन दोनों के बीच में कनेक्टिंग लिंक का कार्य करते हैं। गहराई जो है इनकी लगभग 200 से 2000 मीटर तक, और कभी कभी इनकी गहराई 3600 मीटर से भी अधिक होती है। इनका विस्तार हम देखें तो सागरीय क्षेत्रफल के लगभग 8.5% भाग पर इनका विस्तार है, और ये सीधे खड़े होने के कारण इनके ऊपर सागरीय निक्षेप जो है उनका अभाव पाया जाता है। अगला जो हमारा मार्जिन, जो कॉन्टिनेंटल मार्जिन या महाद्वीपीय किनारा जो है, उसको हम महाद्वीपीय उत्थान के नाम से जानते हैं। महाद्वीपीय ढाल के अंतिम भाग के पश्चात मंद ढाल वाला उत्थान जो है उसकी शुरुआत होती है, और इसका ढाल सामान्य माना जाता है, यानी 0.5 से लगभग 1 डिग्री तक इसका ढाल होता है। गहराई लगभग 2800 फैदम, और ये खासकर उत्थान होने के कारण, थोड़ा ढाल कम होने के कारण इसके ऊपर खासकर बारीक शंकु जो है उनके निक्षेप पाए जाते हैं। महाद्वीपीय ढाल जो है उसके ऊपर सीधा खड़ा ढाल होने के कारण निक्षेपों का अभाव है, जबकि यहाँ पर निक्षेप जो है वो पाए जाते हैं। सामान्य उच्चावच इसका कम होता है, साथ ही गहराई बढ़ने के साथ साथ ये लगभग समतल होकर महासागरीय नितल मैदान में विलीन हो जाता है। तो अभी हमने इन 3 भागों की हमने बात की। सबसे पहला है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कि बिल्कुल किनारे पे है, दूसरा है कॉन्टिनेंटल स्लोप, और तीसरा है कॉन्टिनेंटल राइज या उत्थान। इन तीनों को हम महाद्वीपीय किनारों के अंतर्गत शामिल करते हैं। इसके आगे के जो भी हमारी जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे आगे के जो हैं उनको हम नितल मैदान है और जलमग्न लक्षण जिसमें भी कटक, पहाड़ी, गियो पर्वत जो पाए जाते हैं, कैनियन, ट्रेंच वगैरह, उसको हम महासागरीय बेसिन के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो आज हमने महाद्वीपीय किनारों का अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम महाद्वीपीय जो बेसिन है उसका अध्ययन करेंगे। तो इस पे एक चीज़ ध्यान में रखिए, हमने तीनों के साथ ही कॉन्टिनेंटल वर्ड या महाद्वीपीय वर्ड प्रयोग में लिया है, यानी ये भूभाग जो है ये महाद्वीप का ही हिस्सा है, लेकिन किसके नीचे स्थित है? समुद्र के नीचे। इसके साथ ही ये समुद्र के नितल का निर्माण करती हैं। तो खासकर आज हमने महाद्वीपीय मार्जिन या कॉन्टिनेंटल जो मार्जिन है इनका अध्ययन किया। अगले व्याख्यान में हम महाद्वीपीय बेसिन का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।